नमो बुद्धाय साथियों, आज सारे देश में कोरोना की महामारी का वातावरण व्याप्त है। सब लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। किस के साथ कब अनहोनी घट जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। ऐसे निराशाजनक वातावरण में, ऐसे भयभीत कर देने वातावरण में एक बहुत उत्साहित करने वाला समाचार संकिसा से आया है। संकिसा हम बताएंगे उनका भगवान बुद्ध के जीवन में इस स्थान का क्या नाम है। जब हम दिल्ली से कानपुर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एटा जिला पड़ता है। तो एटा जो शहर है वहां का जो एक बड़ा चौक है, जिसका लेफ्ट को जाएं तो संकिसा चले जाते हैं, राइट को जाएं तो मथुरा चले जाते हैं। तो उस पर आगे जाकर करीब 60 किलोमीटर पर अलीगंज होते हुए जाते हैं तो संकिसा पड़ता है। ये संकिसा शहर का भगवान बुद्ध के साथ संबंध ये है कि भगवान बुद्ध का ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध अपनी माताजी को उपदेश देकर तुषित लोक में जब वापस पृथ्वी पर उतरे थे तो वो संकिसा में ही उतरे थे। इसलिए संकिसा में आश्विनी पूर्णिमा के दिन यानी कि दशहरे के 5 दिन बाद देवावरोहण का कार्यक्रम भी मनाया जाता है। ये इस स्थान का छोटा सा परिचय अभी बाद में बताएंगे। वर्तमान में एक वहां पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था संकिसा में। उस सड़क निर्माण के दौरान जो मशीन होती है वो खुदाई कर रही थी, तो वहां पर 2 रेलिंग के पीस खुदाई में मिले। रेलिंग के खास अर्थ हैं। रेलिंग सम्राट अशोक ने बोधगया में सबसे पहले बनाई थी, क्योंकि महाबोधि महाविहार जब सम्राट अशोक ने बनवाया तो वहां पर कुछ जंगली जानवर आकर वहां कुछ डिस्टर्ब करते थे। तो उन्होंने महाबोधि महाविहार के चारों तरफ रेलिंग का मतलब एक परकोटा बनवाया काहे का, पत्थरों का, और वो बड़ी कलात्मक होती थी। अभी भी उसके बहुत सारे अवशेष मौजूद हैं महाबोधि महाविहार के नजदीक भी। जिधर से हम बोधि वृक्ष के लिए प्रवेश करते हैं वहां पर पूरी दीवार वो अभी भी मौजूद है। और इसके अलावा वहां का जो म्यूजियम है बोध गया का, वहां भी बहुत सारे रेलिंग के टुकड़े मौजूद हैं। हम देखेंगे कि सम्राट अशोक ने कुछ पत्थरों के स्लीपर खड़े कर करके कलात्मक उनके ऊपर बौद्ध कला का प्रतिमांकन किया गया, और बीच बीच में से भी चूल फंसाकर पत्थरों के उनको जोड़ा गया, और ऊपर भी एक सपाट पत्थर का स्लीपर रख करके उसको रूप दिया गया। ये सम्राट अशोक ने यद्यपि बोध गया से रेलिंगें बनानी शुरू की थी, रेलिंग का प्रचलन विशुद्ध रूप से सम्राट अशोक की देन है, बौद्ध विरासत की देन है, मौर्य साम्राज्य के दौरान हुए पुरातात्विक निर्माण का प्रतीक है। हम देखते हैं कि बोध गया के अलावा ये रेलिंग हमें बड़ी मात्रा में सांची के स्तूप और सतधारा के स्तूप के आसपास देखने को मिलती हैं। सारनाथ में भी जो आप म्यूजियम है वहां देखेंगे कि वहां जो स्तूपों के खंडर हैं, धम्मे के स्तूप वगैरह, उसके आसपास से जो रेलिंग के टुकड़े मिले थे वो आज भी सारनाथ के पुरातात्विक संग्रहालय में मौजूद हैं। उसके अलावा भी आपको ये रेलिंग्स नालंदा में भी मिली हैं, वहां भी आपको वहां के म्यूजियम में देखने को मिल जाएंगी। बल्कि वहां कुछ बड़े आकार की भी रेलिंग हैं। तो ये जो 2 टुकड़े मिले हैं, इसका मतलब यह है कि यहां पर निश्चित रूप से कोई एक बहुत बड़ा स्तूप रहा होगा, और उस स्तूप के चारों तरफ जो परकोटा बनाया, जो दीवार बनाई, जो पत्थर की कलात्मक रेलिंग्स खड़ी करके जो उसको सुरक्षा प्रदान की गई, उसी रेलिंग के, उसी परकोटे के, उसी सुरक्षा कवच के ये 2 स्तंभ जो मिले हैं उनको
कोई सूचना पट्ट कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वास्तव में वो रेलिंग के भाग हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो संकिसा नगरी है 40 किलोमीटर, वहां से एक जगह और है जिसको वैरंजा कहते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे कठिन वर्षावास भूखे रह रहकर अगर बिताया तो वो वहीं बिताया था, वैरंजा में। अभी हम वैरंजा गए थे, हमारे साथ प्रसिद्ध राइटर चंद्रसेन बौद्ध और विजय वीर सिंह बौद्ध भी हमारे साथ थे। वो एक किताब वैरंजा पर लिख रहे, उसलिए उस वजह से हमारा वहां जाना हुआ। तो हमने वहां देखा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े भग्नावशेष, भग्नावशेष का मतलब खंडहर, बौद्ध खंडहर हो या कोई दूसरा खंडहर हो, वो अगर कोई है तो वो वैरंजा का है। वहां से 40 किलोमीटर दूर पर ये जो संकिसा है, इसके बारे में ये बताना जरूरी है कि जो प्रसिद्ध चीनी यात्री आए भारतवर्ष में, तो वो इधर से गंगा जमुनी मैदान से होकर जब संकिसा पहुंचे तो उन्होंने उसका बड़ा जीवंत वर्णन वहां पर किया है। वो जो भगवान बुद्ध के उतरने की, एक स्वर्ग से उतरने की एक कथा बताई जाती है, तो वो सीढ़ी से उतरे थे, तो उस सीढ़ी के रत्न जड़ित 3 पौड़ियां, यानी कि 3 सीढ़ियां विद्यमान थी फाहियान और ह्वेनसांग के समय में, वो भी दिखाई गई थी। यद्यपि वो अब नहीं मिलती है, कहां थी कुछ नहीं कह सकते। दूसरा, एक मत से प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान और प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग, इन दोनों के यात्रा विवरण हमने छापे हैं ना। और खुशी की बात यह है कि प्रसिद्ध भाषाविद, पुराविद, प्राचीन इतिहास पारंगत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने उन दोनों पुस्तकों की भूमिकाएं लिखी है, प्राकथन लिखा है। उसमें एक रहस्य है। रहस्य यह है कि वर्तमान में सम्राट अशोक का एक वहां पर धम्म स्तंभ है। उस धम्म स्तंभ पर हाथी की प्रतिमा जिसका सूंड टूटा हुआ है। यद्यपि मुझे अभी कुछ किताबों की खोज करते हुए वो फोटो भी मिला है इस प्रतिमा का, जिसमें सूंड साबुत है, टूटा नहीं है। वो हम कोशिश करेंगे, आपको दिखाते हैं। तो वो वहां पर नीचे का स्तंभ उसका गायब है, मगर वो जो कमल का फूल लटकी हुई पंखड़ियों वाला बनाया गया है, उसके ऊपर हाथी, इतना हिस्सा वहां पर मौजूद है। और उसके ऊपर एक छतरी लगाई है। पुरातत्व विभाग ने उसके संरक्षण के लिए, उसके कवर के लिए एक पत्थर की छतरी बनाकर लगाई है। ये वर्तमान स्वरूप है। मगर एक आश्चर्य की बात यह है कि फाहियान और ह्वेनसांग, दोनों महापुरुष, दोनों महान यात्री, वहां पर वर्णन कर रहे हैं कि यहां पर एक सम्राट अशोक का स्थापित किया हुआ शिलालेख भी है, जिस पर शेर की प्रतिमा स्थापित है। शेर लिखा है। अब वो 4 शेर है, सिंगल शेर है, बैठा शेर है, वैशाली की तरह, या कैसा शेर है ये उन्होंने नहीं बताया। तो ये एक रहस्य की बात हुई ना, क्योंकि वहां शेर तो है नहीं, वहां तो हाथी का स्तंभ है। तो अब इस रहस्य की गुत्थी भी पूज्य बनते डॉक्टर धम्मपाल जी, जिन्होंने अपना जीवन उस संकिसा के विकास में लगाया हुआ है, बनते उपनंद महाथेरो, उन्होंने भी वहां उसके संकिसा के विकास में अपनी जान लगा रखी है। बनते चैतसिक आदि भिक्षुओं ने ये बताया कि संकिसा से 1 किलोमीटर दूर एक गांव है छछोनापुर, वहां पर कुछ स्तंभ के टुकड़े मिले हैं। अब मेरे ख्याल से इतना कहने भर से गुत्थी सुलझ जाती है कि वो जो उन्होंने सम्राट अशोक का स्तंभ देखा था, हो सकता है ये वो वाला स्तंभ हो, उसके टुकड़े हो, उसके भग्नावशेष हो। और ये जहां पर हाथी स्थापित है आज की तारीख में, हो सकता है वो इधर ना आ पाए हो। और ये संयोग है, इत्तेफाक है कि दोनों ही ना उधर गए हों, क्योंकि रास्ता इस तरीके का रहा होगा कि वो उधर से जाता होगा। तो ये भी एक रहस्य इसका खुलता है यहां पर। अब ये बताना जरूरी है कि जब रेलिंग मिली है तो यहां बुद्ध विहार का
स्तूप का, बड़े स्तूप का स्थित होना भी निश्चित है। अब से पहले वहां एक शर्मा जी थे, उनके पास बहुत सारी प्रतिमाओं का कलेक्शन था व्यक्तिगत संग्रहालय में। पता नहीं अब वो कहां पहुंचा दिए गए हैं या वहीं पर हैं। एक तो वहीं पर संकिसा में संग्रहालय बनना चाहिए, पुरातात्विक संग्रहालय। दूसरा, वहां की खुदाई आरंभ की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग की जानी चाहिए कि ये बौद्धों की विरासत इस जमीन में, क्योंकि ये संकिसा का जो सारा क्षेत्र है ऊंचाई पर स्थित है, टीले पर स्थित है। इसका मतलब उसके नीचे हमारी अकूत बौद्ध विरासत मौजूद है। हमने 1962 में हम गए थे संकिसा। हमारे पिताजी बीपी मौर्य के इलेक्शन के सिलसिले में अलीगढ़ गए थे। उस दौरान जो कुछ मौर्य मित्र थे हमारे पिताजी के, बीपी मौर्य जी के, उन्होंने एक इंतजाम किया। हम सब लोगों को वो एक बस से संकिसा ले गए। उस समय का जो संकिसा था वह कुछ नहीं था। वहां पर एक सम्राट अशोक का जो एक स्तूप है, जो बिल्डिंग है खंडर के रूप में, वो थी, मगर उसमें सामग्री अधिक थी। ऊपर खंडर में बहुत सारी चीजें थी जो अब गायब हैं। कुछ दीवारें थी अधूरी और आसपास कहीं कुछ नहीं था। ये तो बनते ज्ञान रतन जो श्रीलंका के थे, वो मुझे जब लंदन में मिले थे, उन्होंने कहा था मैं संकिसा जाकर उसका उद्धार करना चाहता हूं। तो मैं अपने मन में संदेह करने लगा कि वो तो बड़ी कठिन नगरी है, क्योंकि वहां के जो रहने वाले खासतौर से सवर्ण ब्राह्मण हैं वो किसी को टिकने नहीं देते। तो ये पता नहीं कैसे करेंगे। मगर हम उन भंते जी को, ज्ञान रतन जी को नमन करते हैं कि उन्होंने यहाँ आकर सबका दिल जीता, स्कूल बनाया, बुद्ध विहार बनाया, नर्सरी बनाई और फिर तो सबका भय निकल गया। और अब तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध स्थल के रूप में सभी देशों ने, प्राय सभी बौद्ध देशों ने अपने अपने बुद्ध विहार बना दिए हैं। और जिनके नहीं बने हैं उनके बन रहे हैं, और जिनके नहीं बन रहे हैं वो बनाने की योजना बना रहे हैं। तो साथियों, एक घटना जो आपको जरूर बतानी है वो ये है कि ये जो कहा जाता है कि भगवान बुद्ध तुषित लोक से, यानी कि स्वर्ग लोक से यहां उतरे थे संकिसा, इसको बहुत सारे लोग ब्राह्मणों का षड्यंत्र समझकर या ब्राह्मणी घुसपैठ समझकर इसको नकार देते हैं। मगर इस पर हम चर्चा करने चाहेंगे और अपने सुधी श्रोताओं को, जो विद्वान हैं, उनसे एक सवाल करेंगे कि अब आप ये बताएं कि ये क्या गलत चीज है। देखिएगा, प्राचीन साहित्य कोई भी हो, बौद्ध साहित्य नहीं, कोई भी साहित्य हो, उसमें 3 चीजों को छान लेना। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? पहला है अतिशयोक्ति, दूसरा है काव्यात्मकता और तीसरा है शब्दालंकार। वो पुराने लोग जब मनोरंजन के अधिक साधन नहीं होते थे, वो भाषा को भी मनोरंजन का माध्यम मानकर कुछ का कुछ कर देते थे। तो इन 3 चीजों को जब छानेंगे तथ्य आपके हाथ में आ जाएगा। संक्षेप में पहले मैं वो कथा बताता हूं। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध अपने भिक्षु संघ सहित एक गंडाभ्र वृक्ष के नीचे बैठकर आम खा रहे थे। यानी कि बड़े स्तर की भिक्षुओं की और बुद्ध की मैंगो पार्टी चल रही थी, आम की दावत चल रही थी। उसमें ये कथा दंपति की 181 गाथा में दी गई है। यद्यपि इसके संदर्भ त्रिपिटक के और बहुत सारे ग्रंथों में, उनकी अट्ठकथाओं में भरे पड़े हैं, मगर ये सहज उपलब्ध है, इसलिए हम इसको आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा वो जो गंडाभ्र वृक्ष है, वो मेरा अपना अनुमान है वो जेतवनाराम में ही रहा होगा। बहुत बड़ा था जेतवनाराम, और महल की तरह उसमें बुद्ध विहार बने हुए थे। अनाथ पिंडक ने वो बनवाए थे। तो आप एक बात देखेंगे कि वहां जब भगवान बुद्ध ने अपना आम खाने के बाद अपनी गुठली फेंकी, तो थोड़ी देर में वो गुठली फूट पड़ी, उसका पौधा बना, उसका छोटा वृक्ष बना, उसका बड़ा वृक्ष बना, थोड़ी देर में बहुत विशाल आकार का वो अम्ब वृक्ष बन गया। भगवान बुद्ध उस पेड़ पर चढ़े और सारिपुत्र को कहा कि सारिपुत्र, अब मैं तुषित लोक में जाता हूं। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध तुषित लोक में गए, वहां उनकी माताजी निवास कर रही थी।
वहां उनको ब्रह्मा भी मिले, इंद्र भी मिले, जैसा कि इसमें लिखा है। तो लिखने वाले की मानसिकता बड़ा डिपेंड करता है वो क्या लिख रहा है। बहुत सारी बातें अंधविश्वासपूर्ण हमारे फाइयान और हुनसांग जी ने भी लिखी हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रही होगी। तो हम देखते हैं कि ऊपर जाके स्वर्ग में उन्होंने अपनी मां को संबोधित करके अभिधम्म कोश का उपदेश दिया, और जब 3 माह पूरे हो गए, अभिधम्म का उपदेश पूरा हो गया, तो वो तुष्ट लोक से पृथ्वी लोक पर जब उतरे तो संकिसा में आकर उतरे। तो ये कहानी है। अब मैं आपको बताता हूं इस कहानी में सार क्या है और असार क्या है। देखिए, जब भगवान बुद्ध आम खा रहे थे, बाकी सब भिक्खु भी खा रहे थे, मगर भगवान बुद्ध ने अपना आम खा के वो गुठली जो फेंकी, उस पर चर्चा छिड़ गई, उस पर शास्त्रार्थ शुरू हो गया कि देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये आम का फल कितना स्वादिष्ट था, कितना नयन प्रिय था, इसको देखकर ही भूख भागती थी, और अब इसकी क्या स्थिति हो गई है, कोई इसे ठोकर मारने को भी तैयार नहीं होगा। तो ये अनित्यवाद का एक उदाहरण बना। तो भगवान बुद्ध ने उस घटना को आधार बनाकर जब उपदेश देना चाहा, उस उपदेश ने वृक्ष का आकार ले लिया, और उन्होंने कहा कि चलो अब हम देशना भी करेंगे और अब हम यात्रा भी करेंगे। आगे आगे भगवान बुद्ध चलते थे, पीछे पीछे सारिपुत्र चलते थे, महामोगल्लान चलते थे, उनके भिक्खु संघ के सभी सदस्य उनके पीछे पीछे चलते थे, बुद्ध अभिधम्म का उपदेश देते चलते थे। वो सब ज्ञानी थे, भिक्खु अरहत थे, पूजनीय थे, और वो भगवान बुद्ध के उपदेश के सार को समझने वाले थे। उन्होंने उस उपदेश के सार को समझ के ऐसे लगा कि जैसे ये हमारी यात्रा स्वर्गिक हो गई है, स्वर्ग जैसा आनंद दे रही है। वो कहते थे स्वर्ग में गए थे, तो ये जो उनके उपदेश देने का जो प्रभाव उत्पन्न हुआ वो स्वर्गिक हुआ। तो साथियों, जब ये उपदेश समाप्त होने को आया, तो एक नगरी जिसको अपन संकिसा कहते हैं, वहां आकर के उपदेश समाप्त हो गया। और आज के हिसाब से वो जब भगवान बुद्ध वहां से चले थे, कार्तिक पूर्णिमा थी। कार्तिक पूर्णिमा वो जिस दिन माता महामाया ने गर्भ धारण किया, जिस दिन कुमार सिद्धार्थ ने अभिनिष्क्रमण किया, ये 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। और उसी दिन उनका विवाह हुआ। तो ये 3 घटनाएं उनके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण हैं। चौथी घटना यह है कि आज के दिन उन्होंने अभिधम्म का उपदेश देना शुरू किया। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि गंडहावर वृक्ष होता है, आम भी होता है, श्रावस्ती नगरी भी है, अभिधम्म का उपदेश भी ग्रंथों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, और संकिसा नगरी भी है। तो अब इन चीजों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना यूं पड़ेगा कि इसमें से अंधविश्वास निकालो, इसमें से अतिशोक्ति निकालो, शब्दालंकार निकालो, इसमें से ये सब चीजें जब आप निकालेंगे तो तथ्य बिल्कुल सामने नजर आ जाएंगे। भगवान बुद्ध जब शरावस्ती से चलते हैं, उपदेश देते चलते हैं, स्वर्ग जैसा माहौल बन जाता है, और उनका उपदेश शरावस्ती अपना संकिसा में आकर समाप्त हो जाता है। ये वास्तविकता है, इसको हमें इसी रूप में लेते हैं। आज मैं नमन करना चाहूंगा संकिसा के आसपास के निवासियों को, जिन्होंने बहुत तेजी से अपनी विरासत के प्रति जागृति बलवती हुई है, और उन्होंने उस स्थान को, जो एक मामूली सा स्थान कभी माना जाता था, जब हम गए थे मामूली सा खंडर था, मगर आज वहां बहुत सारी चीजें प्रकाश में आ गई हैं। और परसों जो ये 2 स्तंभ निकले हैं, रेलिंग के 2 हिस्से निकले हैं, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया है, और ये सिद्ध कर दिया है कि यहाँ खुदाई होगी तो यहाँ सांची के स्तूप जैसा विशाल स्तूप आपको मिलेगा, या महाबोधि महाविहार का, बोध गया का महाबोधि महाविहार जैसा स्तूप यहाँ पर मिलेगा। उसके खंडर मिलेंगे, उसके भग्नावशेष मिलेंगे, इसमें 2 राय नहीं है। मैं सारे मित्रों को
जितने मेरे श्रोता हैं उन सबको निवेदन करूंगा कि अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इस बाइट को खूब फैलाएं, खूब इसको लाइक करें और सरकार पर दबाव बनाएं कि वो यहाँ पर विधिवत पुरातात्विक खुदाई करने का काम करें, यहाँ पर एक म्यूजियम भी स्थापित हो और हमारे जो स्थानीय भिक्षु हैं, उपासक हैं, समाज सेवी हैं, वो भी सतर्क रहें कि अगर हमारी अनुपस्थिति में कुछ मिलता है वो गायब ना हो जाए, क्योंकि हमारा अनुभव कुछ ऐसा ही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमो।